एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में सुनीता अपनी 3 बेटियों के साथ रहा करती थी। छोटी बेटी सोम्या, उससे बड़ी नेहा और सबसे बड़ी बेटी अंजलि। सुनीता अपनी दोनों बड़ी बेटियों से बहुत प्यार करती थी और वो उन दोनों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देती थी। परंतु सुनीता का व्यवहार सोम्या के प्रति बिल्कुल अलग था। वो सोम्या से कभी भी प्यार से बात नहीं करती थी, उसके प्रति कोई ममता नहीं दिखाती थी और इसका कारण ये था कि जिस दिन सोम्या का जन्म हुआ था उसी दिन सुनीता के पति की मृत्यु हो गई थी। इसलिए सुनीता सोम्या को मनहूस समझती थी और उसी दिन से सुनीता ने सोम्या को अपना मानना छोड़ दिया था। पर माता पिता और बाकी लोगों के कहने पर उसने सोम्या को अपने साथ रख रखा था, परंतु वो कभी भी सोम्या के साथ माँ बेटी वाला रिश्ता नहीं रखती थी। ऐसे ही एक दिन, अंजलि, नेहा, तुम दोनों ने नाश्ता कर लिया क्या? नहीं माँ, हम दोनों तो कब से खाने की टेबल पर बैठे हैं और नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं, पर आपकी बेटी रसोई से बाहर ही नहीं आ रही है। क्या तुम दोनों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया? आखिर ये सोम्या रसोई में कर क्या रही है? सोम्या, सोम्या, जल्दी से इधर आ। क्या हुआ माँ? यहाँ मेरी दोनों बेटियाँ भूखी बैठी है और तू रसोई में आराम फरमा रही है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। नाश्ता बनाने में कितनी देर लगती है? छोड़, तुझसे क्या ही बहस करूँ। तू जा और जाकर जल्दी से इन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आ। ठीक है माँ, अभी लेकर आती हूँ। सोम्या का ओहदा उस घर में नौकरानी से ज्यादा नहीं था। सोम्या पूरे दिन घर का काम ही करती रहती थी और इसके बावजूद भी उसे किसी का प्यार नहीं मिलता था। ऐसे ही एक दिन अंजलि, नेहा और सुनीता तैयार होकर नीचे हॉल में आती हैं और वहाँ पर सुनीता सोम्या को देखकर कहती है, सुन, मैं अंजलि और नेहा को लेकर मॉल जा रही हूँ। तू अच्छे से घर का काम कर लेना और हाँ, जब तक मैं ना आऊँ दरवाजा नहीं खोलना। माँ, मैं भी बहुत दिनों से घर से बाहर नहीं गई, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मैं बाहर जा रही हूँ इसलिए अपना मूड खराब नहीं करना चाहती, वरना तुझे इस बात का बहुत अच्छा जवाब देती। अब चुपचाप जो काम बोला है वो कर। ऐसा कहकर सुनीता अंजलि और नेहा को लेकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी सोम्या आंखों में आंसू लेकर के सारे काम करने लगती है। फिर वो लोग जैसे ही लौटते हैं, नेहा और अंजलि अपनी लाई हुई नई नई ड्रेस को अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखने लगती है। तभी सोम्या कहती है, नेहा दीदी, अंजलि दीदी, आप तो कितनी सारी नई नई ड्रेस लेकर आई हैं। अगर आपके पास एक भी ड्रेस एक्स्ट्रा है तो मुझे दे दीजिए। मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, मैं उन्हें जैसे तैसे सिलकर काम चला रही हूँ। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? तुझे कपड़े देने से अच्छा है कि मैं इस नई ड्रेस के चीथड़े चीथड़े कर दूं। बड़ी ही कपड़े मांगने वाली। ठीक है दीदी, अगर आपको ये नई ड्रेस नहीं देनी है तो मत दीजिए, पर आपके जो पुराने कपड़े पड़े हैं वही दे दीजिए। तुझे मम्मी ने मना किया है हमसे बात करने के लिए और हमारे आसपास भी भटकने के लिए, फिर यहाँ खड़ी हमसे बातें क्या कर रही है? अगर तूने फिर कुछ कहा तो मैं मम्मी को आवाज लगा दूंगी, उसके बाद वो जाने और तू जाने। नेहा की ये बात सुनकर सोम्या वहाँ से चली जाती है। सोम्या को अक्सर ही इस बात का बुरा लगता था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होता है, उसकी खुद की माँ उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है। परंतु फिर वो अपने मन को दिलासा दे दिया करती थी। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन अंजलि अपने स्कूल के रास्ते में से एक बहुत ही प्यारी सी बिल्ली उठाकर घर ले आती है। वो बिल्ली सुनीता और नेहा को भी खूब पसंद आती है। कुछ दिन वो उस बिल्ली के साथ खूब खेलते हैं, उसे बाहर घुमाने भी ले जाते हैं। एक दिन वो अपनी बिल्ली को घुमाने ले गए होते हैं कि तभी उनकी बिल्ली जहर खाए हुए चूहे को खा लेती है। उस जहर का असर धीरे धीरे होने लगता है, परंतु ये बात नेहा और अंजलि को पता नहीं चलती। फिर शाम को अंजलि और नेहा जब अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी सुनीता सोम्या से कहती है, सुन सोम्या, अंजलि और नेहा अपने कमरे में आराम कर रही है और बिल्ली तब से भूखी है। जा जाकर रसोई में से इसे थोड़ा सा दूध निकाल कर दे दे। ठीक है माँ। सोम्या रसोई में से थोड़ा सा दूध निकालकर उस बिल्ली को दे देती है। रात तक उस बिल्ली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और फिर कुछ ही देर बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नेहा और अंजलि जब उस बिल्ली को मरा हुआ पाती है तो उनके आंखों के आंसू नहीं रुकते और फिर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि बिल्ली को आखिरी बार दूध सोम्या ने दिया था तो उनका पारा चढ़ जाता है।
हमें तो शुरू से ही पता था ये हमारी खुशियों से जलती है। बिल्लू को हम घर ले आए और उसके साथ हम खुश हैं, ये इससे देखा नहीं गया और इसने हमारी बिल्लू को मार दिया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये शुरू से ही हमसे जलती है। इसे हमारी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए इसने हमारा बदला इस मासूम से बिल्लू से लिया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। माँ ने कहा इसे भूख लगी है, मैंने तो इसलिए इसे थोड़ा सा दूध दे दिया। मैं नहीं जानती कि इसकी मृत्यु कैसे हुई है। जब सुनीता को इन सब के बारे में पता चलता है तो उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता। मैं ये तो जानती थी कि तू मनहूस है, पर इतनी मनहूस है कि इस बेचारे बिल्ली तक की जान ले लेगी, ये मैं नहीं जानती थी। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तू तो बिना किए ही बहुत कुछ कर देती है। इस दुनिया में आते ही अपने बाप को खा गई, और तेरी बड़ी बहनें थोड़ी सी खुशी के लिए जब प्यारी सी बिल्ली को लेकर आई तो तूने इसकी भी जान ले ली। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुझे पैदा किया था। काश तू पैदा होते ही मर जाती, तो कम से कम मेरी जिंदगी चैन से तो गुजरती। अपनी माँ की ये बातें सुनकर सौम्या बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और अपने कमरे में आकर खूब रोती है। माँ सच कहती है, मैं हर किसी की खुशी छीन लेती हूँ, पर अब और नहीं। जब तक यहाँ रहूंगी माँ और दोनों दीदी को तकलीफ देती रहूंगी। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। ऐसा कहकर सौम्या किसी को बिना बताए घर से निकल जाती है और जंगल की तरफ बढ़ जाती है। चलते चलते वो काफी थक जाती है और एक छांवदार पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वो वहाँ बैठी ही होती है कि तभी वहाँ पर बहुत ही घायल हालत में एक परी आती है। वो परी जैसे ही सौम्या को देखती है, वो भागते हुए सौम्या के पास आती है और कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? आप कौन है और आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं परियों की रानी परी हूँ। एक चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया। उस समय मेरे पास मेरी जादुई छड़ी भी नहीं थी, इसलिए उस चुड़ैल ने मुझे इतना घायल कर दिया और मैं उस पर हमला नहीं कर पाई। अभी मैं उस चुड़ैल से बचकर ही भाग रही हूँ। वो सब तो ठीक है, पर आप मुझसे मदद मांग रही थी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ से नदी के रास्ते चलने पर तुम्हें काली घाटी दिखाई देगी। उस काली घाटी के सामने जो नदी है, उस नदी के अंदर एक संदूक है। तुम्हें वो संदूक मेरे पास लाना है। पर संदूक में है क्या? वो सब बताने का अभी समय नहीं है, बस मेरी मदद कर दो और वो संदूक मेरे पास ले आओ। तब तक मैं उस चुड़ैल से बचने का कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लेती हूँ। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। सौम्या थोड़ी देर सोचती है और फिर मन ही मन कहती है, वो रानी परी सच में बहुत ही घायल हालत में लग रही थी, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। वो रानी परी हैं, बाकी परियों की जरूरत होगी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए। इसके बाद सौम्या रानी परी के बताए अनुसार नदी के साथ चलते हुए काली घाटी के पास पहुंच जाती है। मैं यहाँ तक तो पहुँच गई हूँ, पर मुझे तो तैरना आता ही नहीं है। पर अब जो भी हो जाए, मैंने रानी परी को हाँ कर दी है, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। इसके बाद सौम्या उस नदी में छलांग लगा देती है और किसी तरह अपनी सांस रोककर पानी के अंदर चली जाती है। कुछ देर इधर उधर ढूंढने पर उसे आखिरकार वो संदूक मिल ही जाता है और वो उसे पानी के बाहर ले आती है। ये संदूक तो बहुत ही मामूली सा लग रहा है, ये रानी परी की क्या मदद करेगा? मुझे इसे खोल कर देखना चाहिए, आखिर इसके अंदर है क्या? सौम्या मन ही मन ये सब सोच रही होती है। वो उस संदूक को खोलने ही जा रही होती है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। नहीं, मुझे इसे नहीं खोलना चाहिए। रानी परी ने कहा था कि वो समय आने पर मुझे बता देंगी, और ऐसे ही किसी दूसरे की चीज को बिना उसकी इजाजत के देखना सही नहीं है। मुझे इस संदूक को जल्द से जल्द रानी परी के पास ले जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ये सोचकर सौम्या वापस से उसी जगह पर आने लगती है जहाँ उसे रानी परी मिली थी। कुछ देर तक सौम्या खोज करती है और फिर उसे रानी परी मिल जाती है। इसके बाद सौम्या रानी परी को वो संदूक देते हुए कहती है, ये लीजिए रानी परी, ये रहा आपका संदूक। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। पर ये संदूक तो बहुत मामूली सा है, इससे आपकी क्या मदद होगी? ये संदूक मामूली सा लगता है, पर इसके अंदर जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ऐसा कहकर रानी परी वो संदूक खोलती है। जैसे ही रानी परी वो संदूक खोलती है, उसके अंदर से बहुत तेज रोशनी निकलती है
और उस संदूक में से 2 बहुत ही सुंदर जादुई सोने और चांदी के गाउन बाहर आते हैं। इतने सुंदर गाउन देखकर तो सौम्या भी एक बार अचंभे में रह जाती है। ये देखो सौम्या, ये जादुई सोने चांदी के गाउन हैं। ये मेरी गुरु माँ ने मुझे दिए थे ताकि ये मुसीबत में मेरे काम आ सके। ऐसा कहकर रानी परी जादुई सोने के गाउन को पहन लेती है। सोने के गाउन को पहनते ही रानी परी के शरीर पर लगी हर चोट ठीक हो जाती है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, इस गाउन ने तो आपके शरीर पर लगा हर घाव भर दिया। यही इन जादुई सोने चांदी की गाउन की खासियत है। सौम्या, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी जिंदगी के बारे में पता कर लिया है, पर तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे केवल सोने के जादुई गाउन की जरूरत है, इसलिए तुम ये चांदी का गाउन रख सकती हो। तुम इस गाउन से जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। साथ ही साथ ये गाउन तुम्हारी रक्षा भी करेगा। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से अदृश्य हो जाती है और सौम्या खुशी खुशी वो गाउन पहन लेती है और उस गाउन से अपने लिए घर मांगती है। वो गाउन चुटकियों में एक बहुत ही आलीशान घर प्रकट कर देता है और सौम्या उसी घर में अपनी जिंदगी बिताने लगती है। दिन ऐसे ही बीत रहे होते हैं। फिर एक दिन सौम्या को अपनी माँ की याद आती है और वो जादुई चांदी के गाउन को अपनी माँ का दृश्य दिखाने को कहती है, परंतु जो वो देखती है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये क्या, माँ तो बहुत बीमार लग रही है और उनके आसपास भी कोई नहीं है। मुझे जल्द से जल्द इनके पास जाना होगा। इसके बाद सौम्या बिना देरी लगाए अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। माँ, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई? और अंजलि और नेहा दीदी कहाँ है? बेटा, वो दोनों तो अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरी सारी धन दौलत लेकर भाग गई और मुझे यहाँ अकेले छोड़ गई। पहले बाहर का और फिर घर का काम कर करके मैं थक गई और बीमार पड़ गई, पर यहाँ मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई। आप चिंता मत कीजिए माँ, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं आपकी सेवा करूँगी और आप जल्दी अच्छी हो जाएंगी। सौम्या की ये बात सुनकर सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितनी बेवकूफ थी जो तेरे साथ ऐसा व्यवहार करती थी, जिनके साथ मैंने इतना अच्छा व्यवहार किया, जिन्हें मैंने इतना प्यार दिया, वो लोग मुझे छोड़कर चले गए, पर तुझे तो मैंने नफरत के अलावा कुछ नहीं दिया। इसके बावजूद भी मेरे बुरे वक्त में तू मेरे साथ है। मुझे माफ कर देना, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मैं तो तेरी माँ कहलाने की भी लायक नहीं हूँ। ऐसा मत कहिए माँ, मैं तो आपको हमेशा से ही माँ मानती हूँ और मेरे दिल में कभी भी आपके लिए नफरत पैदा नहीं हुई। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद इलाज के लिए सौम्या अपनी माँ को अपने बड़े से घर में ले आती है और दिल लगाकर अपनी माँ की सेवा करती है, जिससे कुछ ही दिनों में सुनीता बिल्कुल ठीक हो जाती है और उस दिन के बाद से दोनों माँ बेटी जादुई चांदी के गाउन की सहायता से एक साथ हंसी खुशी रहने लग जाती है। एक गांव में सोनम अपनी माँ राधा और बड़ी बहन काजल के साथ रहती थी। राधा बड़े पार्लर में सामान बेचने का काम करती थी। राधा के पति ने अपने होते हुए खुद का घर बनवा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें किराए का खर्चा नहीं लगता था और राधा जितना कमाती थी उससे घर का राशन हो जाता था। राधा की दोनों बेटी पढ़ी लिखी थी, लेकिन बड़ी बेटी काजल बिगड़ैल लड़की थी और छोटी बेटी सोनम बहुत समझदार थी। उन लोगों के खुशी से दिन बीत रहे थे। काजल कुछ दिनों के लिए शहर काम मांगने जाती है। वहाँ उसे राहुल नाम का एक लड़का पसंद आ जाता है। दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और दोनों को कुछ ही महीनों में एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। राहुल बहुत ही बिगड़ैल लड़का था। वो बस काजल के सामने प्यार का नाटक करता था। असल में वो लड़कियों को फंसाकर धोखे से उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता था। कुछ महीनों बाद काजल राधा से बोलती है, माँ, मुझे शहर में राहुल नाम का एक लड़का मिला था। कुछ महीनों से हम दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हमें प्यार हो गया। अब हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। काजल, अभी कुछ ही महीने हुए हैं तुम्हें उस लड़के से बात करते हुए। इतनी जल्दी किसी शहर के लड़के पर भरोसा मत करो। गांव का होता तो समझ में आता। शहर के लड़के को तो हम जानते भी नहीं है, तो उसके बारे में भूल जा। मैं गांव के किसी सरकारी नौकरी वाले लड़के से तेरी शादी करवाऊंगी। वैसे भी अभी तेरी शादी की उम्र नहीं है।
कम से कम 2 साल में तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। माँ, आप साफ साफ क्यों नहीं बोल देती कि आप मेरी खुशी नहीं चाहती? आपको तो बस अपनी बेटी सोनम ही अच्छी लगती है। अरे बेटी, ये तो कैसी बातें कर रही है? मैंने कभी भी तुझ में और सोनम में कोई फर्क नहीं समझा है। एक माँ अपने बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं कर सकती। चुप रहो माँ, और अपनी नौटंकी बंद करो। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना बोलकर काजल गुस्से से वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद काजल और राहुल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। काजल, मैंने अभी तक अपने मम्मी पापा को नहीं बताया है, इसलिए जब तक मैं अपने मम्मी पापा को नहीं बता देता तब तक मैं और तुम तुम्हारे घर में ही रहेंगे। ठीक है राहुल, वैसे तुम अपने मम्मी पापा को कब तक बताओगे? अभी मेरे मम्मी पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, जब वो आएंगे तब बता दूंगा। कब तक आएंगे वो? 15 दिन तो लगेंगे कम से कम। उसके बाद काजल राहुल को लेकर अपने घर आ जाती है। माँ, आप मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन मैंने अपनी शादी खुद कर ली है। राहुल कुछ दिनों तक हमारे साथ ही रहेगा। ये तूने क्या कर लिया काजल? लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे, इन बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और आपको भी पड़ना नहीं चाहिए। मैं आपकी बेटी हूँ और मैं राहुल के साथ खुश हूँ, इससे आपको भी खुश होना चाहिए। राधा बहुत सीधी सादी थी, इसलिए राहुल को कुछ दिनों के लिए अपने घर रखने के लिए तैयार हो जाती है। सोनम और राधा राहुल का अच्छे से ध्यान रखते थे। 2 दिन बाद राधा राहुल से पूछती है, आप कौन सी नौकरी करते हो? ये सुनकर राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। 15 दिन बीत जाते हैं और काजल राहुल से कहती है, मम्मी पापा कब आएंगे? आपने बात की उनसे? काजल, मैंने बात की थी, लेकिन उन दोनों का काम ही खत्म नहीं हो रहा है। अब आएंगे तो अच्छे से काम खत्म करके ही आएंगे ना। 1 हफ्ते और रुक जाओ। ठीक है, मुझे अपनी ससुराल जाने की बहुत उत्सुकता हो रही है, इसलिए बार बार पूछ रही हूँ, वरना यहाँ तुम कितने भी दिन रहो, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और फिर से राधा राहुल से उसकी नौकरी के बारे में पूछ लेती है। उस दिन राहुल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो काजल से जाकर बोलता है, काजल, तुम्हारी माँ के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए। आए दिन तुम्हारी माँ मुझसे मेरी नौकरी के बारे में पूछती रहती है। मैं इतने दिनों से तुम्हारे घर में हूँ, इसलिए देखो, तुम्हें भी पता है मैं कोई अपने मन से यहाँ नहीं रहने आया हूँ। अगर तुम्हारी माँ को मेरे से इतनी दिक्कत है तो मैं चला जाता हूँ। अब मेरे भी काफी समय हो गए हैं यहाँ रहते हुए। मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी छोटी बहन को ज्यादा प्यार करती है और तुम्हारी हर बातों को मना करती है। सच में, अगर तुम्हारी माँ को मेरे से कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी ही चला जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं अभी माँ से इस बारे में बात करती हूँ। रही बात सोनम की, ये तो मुझे भी पता है, माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। देखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहा हूँ। ये घर तुम अपने नाम कर लो। माँ का प्यार तो तुम्हें कभी मिला नहीं, कम से कम ये घर तो मिल जाए। वैसे अगर तुमने अपने नाम करवाया तो हो सकता है तुम्हारी छोटी बहन अपना हक जताने लगे। अगर मेरे नाम से करवाओगी तो तुम्हारी बहन ये हक भी खो देगी। पर अभी तो मैं तुम्हारे लिए नया हूँ, भला तुम अपना घर मेरे नाम क्यों करवाओगी? नहीं राहुल, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तुम मेरे लिए नए हो, लेकिन मुझे तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा है। सच में मेरी शादी कितनी अच्छी लड़की से हुई है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम घर का कागज बनवाओ और अपनी माँ से साइन करवा लेना। वैसे अभी भी मेरे मन में ये बात है, क्या ये करना सही रहेगा? क्यों नहीं सही रहेगा? तुम्हें पता भी है मैं घर में रहता हूँ तो तुम्हारी माँ और तुम्हारी छोटी बहन की बातें सुनता हूँ। वो दोनों हमेशा तुम्हारे बारे में उल्टा बोलती रहती हैं, लेकिन तुम्हारी माँ और बहन समझकर मैं उन्हें कुछ नहीं बोलता। तुम जल्दी से ये घर मेरे नाम करवा दो, उसके बाद हम दोनों यहाँ रहेंगे और तुम्हारी माँ और बहन को घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर आप कोर्ट कागज बनवाने चले जाइए। राहुल कोर्ट में कागज बनवाने चला जाता है और शाम को कागज बनवाकर घर लाता है। घर का कागज लेकर काजल राधा के पास जाती है। उस वक्त सोनम घर पर नहीं थी। काजल राधा से कहती है, माँ, आपको याद है ना, मैं काम ढूंढने शहर गई थी। उस बात को कैसे भूल सकती हूँ, वही तो तुझे ये लड़का मिला था। तो वहीं से मुझे जॉब का ऑफर आया है। ये ऑफिस से आया है, आपको इसमें साइन करके मुझे वहाँ जाने की परमिशन देनी होगी। बाद में ऑफिस वाले ये परमिशन का कागज मेरे से ले लेंगे, आप इन पर साइन कर दीजिए। राधा पढ़ी लिखी नहीं थी और उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी काजल उसे घर के कागजात साइन करवाएगी। वो बिना सोचे समझे साइन कर देती है। इस तरह घर राहुल के नाम हो जाता है।
अगले दिन काजल राधा और सोनम का सामान पैक करने लगती है। सामान पैक करने के बाद काजल दोनों को बोलती है, माँ, सोनम, ये आप दोनों का सामान है, अपना सामान उठाओ और घर से निकल जाओ। अब तुम दोनों का यहाँ कुछ नहीं है। अरे ये तो क्या बोल रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तक तूने अपनी मर्जी चलाई, पर आज तूने हदें पार कर दी है। माँ, मेरा दिमाग पहले खराब था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं आपको बहुत अच्छे से जान गई हूँ। मेरा टाइम बर्बाद मत करो और अपना सामान उठाकर घर से बाहर चले जाओ। नहीं, तू मुझे घर से बाहर नहीं निकाल सकती है। ये सारी जमीन मेरी है, ये घर मेरा है। अरे मेरा बस चले तो मैं तुझे अपने घर से धक्के मार कर निकाल दूं। ए बुढ़िया, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दे। ये सारी जमीन और जायदाद अब मेरे नाम पर है। ये देख पेपर। इतना कहकर दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लगते हैं। दोनों माँ बेटी अपना सामान उठाकर वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। माँ, पुलिस स्टेशन चलिए, हम दोनों इन दोनों की कंप्लेंट करवाएंगे। नहीं बेटी, जानती हूँ काजल ने ये सब सही नहीं किया और ये भी जानती हूँ ये सब उसने किसके कहने पर किया है, लेकिन वो भी मेरी ही औलाद है और एक माँ अपनी औलाद का कभी बुरा नहीं चाहेगी। तभी दोनों माँ बेटी के पास एक औरत आती है और कहती है, बहन जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब है। मुझे उसके लिए दवाइयाँ खरीदनी है। अगर मैंने समय से दवाइयाँ नहीं दी तो मेरी बेटी की जान चली जाएगी। मेरी मदद करो। आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये मांग टीका है। मेरी शादी के समय मेरी सास ने मुझे ये मांग टीका दिया था। ये मांग टीका सोने का है। अब आप ये रख लो। ये सोने की मांग टीका, इन्हें बेचकर अपने बेटे का इलाज करवा लेना। मेरे पास इतना ही है अभी। ये सब देखकर औरत बहुत खुश हो जाती है और तुरंत एक परी में बदल जाती है। मैं आप दोनों की परीक्षा ले रही थी। आप दोनों सच में बहुत महान हैं। खुद आपके सर पर छत नहीं है और आप मेरी मदद कर रही हैं। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और राधा के सोने की मांग टीका के अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाती है। अब ये सोने का मांग टीका जादुई हो गया है। इसे रख लो, इससे तुम जो बोलोगी ये तुम्हें दे देगी। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। माँ, हम दोनों कब तक इधर उधर भटकते रहेंगे? रहने के लिए एक तो घर देखना ही पड़ेगा। सोनम के इतना कहते ही वहाँ एक घर आ जाता है। सोनम हैरान रह जाती है। अरे इतनी जल्दी भूल गई तुम? अभी तो परी ने मेरे मांग टीका को जादुई बनाया था। नहीं माँ, मैं भूली नहीं थी, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये घर भी दे सकती है। दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती है और अपने नए घर के अंदर जाती है। दोनों माँ बेटी आराम से रहने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ राहुल काजल को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। यहाँ तक कि राहुल तलाक के पेपर लेकर भी आ जाता है। ये लो तलाक के पेपर, इसमें साइन करो और इधर से बाहर निकलो। अचानक क्या हो गया आपको? मजाक कर रहे हो ना? तुम हो कौन जो तुमसे मजाक करूंगा? मैं अभी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुमसे शादी और प्यार मैंने मजाक में ही किया है। ये बोलकर राहुल हंसने लगता है। काजल को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। घटिया आदमी, तेरी वजह से मैंने अपनी माँ और बहन को अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। तू बेवकूफ औरत, मुझे तो तेरी बेवकूफी पर हंसी आ रही है। कल के आए लड़के की वजह से तूने अपनी सगी माँ और सगी बहन के साथ इतना बुरा किया। मुझे तो तेरा घर ही चाहिए था और तू कोई पहली लड़की नहीं है जिसके साथ मैंने ऐसा किया है। चल जा यहाँ से। राहुल काजल को धक्के मारकर घर से निकाल देता है। अब काजल सड़क पर आ चुकी थी। एक दिन काजल सड़क पर भीख मांग रही थी। तभी वो अपनी माँ और बहन को देख लेती है। काजल रोते हुए अपनी माँ और बहन के पास जाती है। माँ और सोनम, आप सही थी। राहुल बहुत गंदा लड़का है। उसने पहले तो मुझे आप दोनों के खिलाफ भड़काया और बाद में घर से बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो आप दोनों। मैं उसके प्यार में अंधी हो गई थी। आज मेरी आंखें खुल गई है माँ। तुम्हारे साथ जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। तुम इसी के लायक हो। बहुत विश्वास था ना तुम्हें उस पर, तो आज हमारे सामने क्यों गिड़गिड़ा रही हो? नहीं सोनम, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। इस तरह से इससे बात मत करो। ये मेरी बेटी है। पहले जो भी हुआ इससे मैं काजल को भूल नहीं सकती हूँ। अपनी बेटी को परेशानी में देखकर मैं खुद कैसे खुश रह पाऊंगी। सोनम राधा की बात समझ जाती है और दोनों काजल को माफ कर देती हैं और उसे अपने साथ अपने घर में रख लेती है।
माँ, उस लड़के ने मेरे से पहले कई लड़कियों को धोखा दिया है और तो और हो सकता है आगे भी कई लड़कियों को धोखा दे, इसलिए हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। काजल और राधा पुलिस स्टेशन जाती हैं और पुलिस को सारी बात बताती हैं। लेकिन हम आपकी बात पर यकीन क्यों करें? हमारे पास कोई सबूत भी होना चाहिए। मेरे घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। माँ, आपको याद है ना, जब हमारे घर में चोरी हुई थी तब हमने लगवाया था। आप चाहो तो उसे देख सकते हो। पुलिस वाला दोनों माँ बेटी के साथ उनके घर जाता है। वहाँ वो सीसीटीवी कैमरे में राहुल की सारी बातें सुन लेता है और उसे काजल को घर से धक्का मारते हुए देख लेता है। पुलिस वाला उसी वक्त राहुल को गिरफ्तार कर लेता है। इस तरह राहुल को उसके किए की सजा भी मिल जाती है और उसके बाद राधा अपनी दोनों बेटियों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दूर किसी गांव में सुरभि अपनी दो जुड़वा सौतेली बहनें रूपाली और सोनाली के साथ रहती थी। जहां रूपाली और सोनाली दिखने में बहुत सुंदर थी, उतनी ही घमंडी भी थी। वहीं दूसरी ओर सुरभि का रंग काला था, साथ ही उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे, पर वो दिल की बहुत भली थी। रूपाली और सोनाली अक्सर सुरभि के साथ बेरुखी से पेश आती थी और सारा दिन भर बेचारी सुरभि पर हुक्म चलाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ कल्लो रानी, कहाँ मर गई? आज हम बहनों को चाय नसीब होगी कि नहीं? सुबह के 8 बज चुके हैं। लगता है बहना ये कलमोही अभी तक सो रही है। चल कर इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी कि तभी सुरभि उनके कमरे में दाखिल हुई और बोली, माफ करना, मुझे नहाने में थोड़ा समय लग गया। मैं अभी तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। सुरभि की बात सुन दोनों बहनें हंसते हुए बोली, बहना, इस कल्लो माई के सर पर एक भी बाल है नहीं और देखो तो इसे नहाने में इतना समय लग गया। मुझे तो लगता है बहना ये नहाते समय अपना गंजा सर रगड़ रगड़ कर धो रही होगी। शायद कहीं सर पर 2-4 बाल ही उग जाए। इस गंजे के सर पर अभी एक भी बाल नहीं है तो इसे नहाने में 1 घंटा लग जाता है। अगर उसके सर पर बाल होते तो ये पूरा दिन लगा देती। अरे नजर बट्टू, अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? रसोई में जाकर हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। और हाँ, साथ में नाश्ता भी बना कर लेती आना, मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। सौतेली बहनों की बातें सुन सुरभि को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप रसोई में जाकर उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता बनाने लगी। कुछ समय बीत जाने के बाद सुरभि गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बनाकर अपनी सौतेली बहनों को देने उनके कमरे में गई। तभी रूपाली मुंह बनाते हुए बोली, पूरा 1 घंटा लगा दिया नाश्ता बनाने में, यहाँ भूख के मारे जान निकली जा रही है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। चलो बहन, नाश्ता करते हैं। ये कहते हुए सोनाली ने जैसे ही नाश्ता करना शुरू किया, तभी अचानक गुस्से से नाश्ते की प्लेट दूर से फेंकते हुए वो बोली, छी 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 छी, कितना बेस्वाद नाश्ता बनाया है। क्यों री काली कलूटी, तू हमें बेस्वाद खाना खिलाकर बीमार करना चाहती है? बहना, मैं इसकी सारी चाल समझती हूँ। ये कलूटी अपने आप को बहुत चालाक समझती है। ये कहते हुए रूपाली ने सुरभि का हाथ कसकर मरोड़ दिया। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्यों री, तुझे ऐसा लगता है कि अगर तू हमें बेस्वाद खाना बनाकर खिलाएगी तो हम तुझसे खाना बनवाना छोड़ देंगे? बहना, आज हमें इसे इसकी गलती की सजा देनी ही पड़ेगी ताकि ऐसी गलती दोबारा ना करे। ऐसा करते हैं, इसे आंगन में ले जाकर कड़ी धूप में पेड़ के साथ बांध देते हैं। अरे नहीं बहना, ये सजा तो बहुत ही आसान है, कुछ और सोचते हैं। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? आखिर तुम दोनों मेरी बहनें हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं किया, पर तुम दोनों आए दिन मुझ पर अत्याचार करती रहती हो और नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती हो। देखो तो कैसे कैंची की तरह हमसे जुबान चला रही है। मैं तो कहती हूँ बहना, इस काली टकली चुड़ैल को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। ये तुम क्या कह रही हो रूपाली? ये मेरा भी घर है। मैं अपने माँ बाबा का घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे तो जाएगी कैसे नहीं? इस घर में तेरा कोई हक नहीं, समझी? ये हमारा घर है। चल निकल हमारे घर से बाहर। ये कहते हुए सोनाली और रूपाली सुरभि के साथ मारपीट करने लगी और उसे घसीटकर जबरन घर से बाहर निकाल दिया। सुरभि रोते हुए बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन उन दोनों ने हंसते हुए घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुरभि भूखी प्यासी काफी देर भटकने के बाद रोते बिलखते हुए जंगल की तरफ जाने लगी।
मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी का दिल दुखाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हे भगवान जी, तुम मुझे किस किए की सजा दे रहे हो? मुझे भी अपने माँ बाबा के पास जाना है। ये कहते हुए सुरभि रोते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि तभी उसे घने जंगल के बीच एक गहरी नदी दिखाई दी, जिसे देख सुरभि बोली, क्यों ना मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं? वैसे भी मेरा इस दुनिया में है ही कौन, मैं जीकर क्या करूंगी? इतना कहकर सुरभि नदी की ओर अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंची तो बोली, माँ बाबा देखो, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। ये कहते हुए सुरभि नदी में छलांग लगाने ही वाली थी कि तभी पीछे से किसी ने उसे आवाज दी, रुक जाओ बेटी, ये तुम क्या करने जा रही हो? आवाज सुन सुरभि यकायक रुक गई और जैसे ही सुरभि ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने उसकी स्वर्गवासी माँ शकुंतला खड़ी थी। बेटी, मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी और परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। माँ, आप मेरी मदद मत करो, बस मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो, ये जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसको ऐसे व्यर्थ मत करो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। देखना, तुम्हारी सारी मुश्किलें अब दूर हो जाएंगी, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ये कहते हुए शकुंतला ने सुरभि के सर पर अपना हाथ फेरा और देखते ही देखते सुरभि के सर पर सोने के सुनहरे बाल आ गए। इतना ही नहीं, वो बहुत सुंदर और गोरी भी हो गई। इससे पहले कि सुरभि अपनी माँ से कुछ कह पाती, वो अदृश्य हो गई। माँ, तुम कहाँ चली गई? मुझसे बात करो ना, अभी तो तुम यहीं थी। माँ! इतना कहकर सुरभि नदी किनारे जाकर उदास बैठ गई। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को पानी की परछाई में देखा, वो हैरान रह गई। हे भगवान, क्या ये सच है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? कल तक मेरे सर पर एक भी बाल नहीं था और आज मेरे सर पर सोने के सुनहरे बाल हैं। इतना ही नहीं, मेरा काला रंग भी गोरा हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अपना बदला हुआ रंग रूप देखकर सुरभि को अपने आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। तभी अचानक उसे बड़े जोरों की भूख लगने लगी। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, काश मुझे यहाँ कहीं खाना मिल जाता, बहुत जोरों की भूख लग रही है। सुरभि के इतना कहते ही सुनहरे बालों से एक रोशनी निकली और स्वादिष्ट पकवानों का ढेर लग गया। ये देख सुरभि हैरानी से बोली, अरे, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान अचानक से कैसे प्रकट हो गए? कौन है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? तभी सुनहरे बालों में से आवाज आई, घबराओ नहीं सुरभि, पेट भरकर खाना खाओ, ये सब स्वादिष्ट पकवान तुम्हारे लिए है। कौन है यहाँ? सामने आओ। ये कहते हुए सुरभि इधर उधर देखने लगी। इधर उधर क्या देख रही हो? मैं जादुई सोने के बाल बोल रही हूँ। सुरभि, तुम्हारे स्वर्गवासी माँ ने मुझे तुम्हारी मदद करने भेजा है। अब तुम्हें दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। जादुई सोने के बाल की बात सुन सुरभि बहुत फूली ना समाई और खुशी खुशी पेट भर खाना खाया। खाना खाने के बाद सुरभि सोचते हुए बोली, खाना तो पेट भर खा लिया, पर रहने के लिए घर कहाँ से लाऊं? ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं कि नया घर खरीद सकूं। सुरभि के इतना कहते ही जादुई सुनहरे बालों से एक तेज रोशनी निकली और पलक झपकते ही वहाँ एक सुंदर सा घर प्रकट हो गया। ये देख सुरभि खुशी से झूम उठी। फिर जैसे ही सुरभि घर के अंदर दाखिल हुई तो घर में सारी सुख सुविधाएं देख खुश होते हुए बोली, अरे वाह, यहाँ तो रहने की सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तभी सोने के बाल में से आवाज आई, सुरभि, ये घर तुम्हारा है, यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, यहाँ तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मौजूद है। सुरभि खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, सुरभि नए कपड़े पहन मेला देखने गई। तभी वहाँ उसकी मुलाकात उसकी सौतेली दोनों जुड़वा बहनों से हुई, लेकिन उन दोनों ने सुरभि को पहचाना नहीं। तब सुरभि बोली, तुम दोनों कैसी हो? कौन हो तुम? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। अरे, मैं सुरभि हूँ। क्या तू वही गंजी काली कलूटी सुरभि है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हे भगवान, ये कल्लू माई अचानक से इतनी गोरी चिट्टी कैसे हो गई और इसके सर पर सुनहरे बाल कहाँ से आ गए? मुझे तो लगता है ये कहीं से जादू टोना करवा कर आई है अपने ऊपर। मैं तो कहती हूँ बहना, इससे दूर ही रहो, चलो यहाँ से।
अरे डरो मत, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मेरी स्वर्गवासी माँ की वरदान से हुआ है। उन्होंने मुझे जादुई सोने के बाल दिए हैं। ये कहते हुए सुरभि उन्हें सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन दोनों सौतेली बहनों के मन में लालच आ गया। फिर दोनों सुरभि से प्यार से बातें करने का ढोंग करने लगी। क्या तुम्हारे बाल सच में सोने के हैं? हम एक बार तुम्हारे बाल छूकर देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाकई तुम्हारे बाल तो शुद्ध सोने के हैं। सुरभि, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और वैसे भी मैं पुरानी बातें भूल चुकी हूँ। अगर तुमने हमें सच में माफ कर दिया तो आज शाम को हमारे घर जरूर आना। हम तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाएंगी। सीधी साधी सुरभि दोनों की मीठी मीठी बातों में आ गई और हामी भर दी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब दोनों मक्कार बहनों की कोई चाल है। शाम को जब सुरभि तैयार होकर उनके घर पहुंची, तब रूपाली मुस्कुराते हुए बोली, आओ सुरभि बहन, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। तुमने मुझे बहन कहकर बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब बाहर खड़ी खड़ी बातें ही करती रहोगी या अंदर भी आओगी? जैसे ही सुरभि घर में दाखिल हुई, तब रूपाली और सोनाली ने अपना असली रंग दिखाते हुए सुरभि को रस्सियों से एक कुर्सी से कसकर बांध दिया। अरे छोड़ो मुझे, ये तुम दोनों मुझे रस्सी से क्यों बांध रही हो? तुम्हारे सोने के बाल चाहिए हमें। सोनाली, जाओ जल्दी से कैंची लेकर आओ। तुम दोनों बहुत गलत कर रही हो मेरे साथ। अभी भी वक्त है, मुझे छोड़ दो, नहीं तो बहुत पछताओगी। लेकिन लालच में अंधी बहनों ने सुरभि की एक नहीं सुनी और कैंची लेकर जैसे ही उसके बाल काटने आगे बढ़ी कि तभी दोनों के हाथ आग की लपटों में जलने लगे। मेरे हाथ जल रहे हैं, कोई मुझे बचाओ। मेरे गोरे गोरे सुंदर हाथ जल रहे हैं, कोई रोको इसे, इस आग को कोई तो रोको। तभी जादुई सोने के बाल में से आवाज आई, मैं तुम्हारे लालच को बखूबी जान गई थी और मुझे पता था तुम दोनों मिलकर ऐसा कुछ जरूर करोगी, इसलिए यही तुम्हारी लालच की सजा है। तुम दोनों ने मिलकर बेचारी सुरभि पर बहुत अत्याचार किया, इसका फल तो तुम्हें मिलना ही था। इतना कहकर जादुई बाल ने अपनी जादुई शक्ति से सुरभि को रस्सियों से आजाद कर दिया। चलो सुरभि, यहाँ से इन दोनों को आग में झुलस जाने दो। हमें अपनी गलती का एहसास है, तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं सुरभि, प्लीज इस आग को बुझा दो, हमें मुसीबत में छोड़कर मत जाओ सुरभि। सुरभि, हमारी मदद करो प्लीज, बहुत जलन हो रही है। हमें बचा लो, हमें माफ कर दो। हम आज के बाद कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, हमें एक आखिरी मौका दे दो। अपनी सौतेली बहनों की बुरी हालत देख सुरभि को उन पर दया आ गई और वो जादुई सोने के बाल से विनती करते हुए बोली, हे जादुई सोने के बाल, प्लीज इन्हें छोड़ दो। दोनों मेरी सगी बहन नहीं, पर मैंने इन्हें अपनी सगी बहनों से बढ़कर माना है। इन्हें अपनी गलती का पछतावा है, इनके हाथों में लगी आग बुझा दो। सुरभि के विनती करने पर जादुई सोने के बाल दोनों सौतेली बहनों के हाथों में लगी आग को बुझा देती है। उसके बाद दोनों बहनों ने सुरभि से हाथ जोड़कर माफी मांगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो गया। उस दिन के बाद से रूपाली और सोनाली ने सुरभि को कभी परेशान नहीं किया और तीनों मिलजुल कर बड़े प्यार से एक साथ रहने लगे।